नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में। अपनी फिजिकल और बर्ड ज्योग्राफी एक साथ में चल रही है। फिजिकल और बर्ड ज्योग्राफी में जो आज का हमारा टॉपिक है वो ज्वालामुखी यानी इंग्लिश में जिसे बालकैनो बोलते हैं। अब तक हम फिजिकल और बर्ड ज्योग्राफी के लेक्चर्स में सबसे पहले यूनिवर्स बनाया, उसके बाद सोलर सिस्टम बनाया, उसके बाद पृथ्वी बनाई, उसके बाद में पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखी। आंतरिक संरचना देखने के बाद में किसी भी स्थान की स्थिति व समय ज्ञात करने के लिए हमने अक्षांश व देशांतर रेखाओं को निर्माण किया। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड एक नया टॉपिक ज्वालामुखी यानी वोल्केनो देखेंगे। ये तीन चार टॉपिक जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड हैं, मतलब एक जुड़े हुए हैं। जैसे कि अपना ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के बाद में चट्टानें और भूकंप। ये मैं आगे ज्वाला चट्टानें और भूकंप आगे आने वाले टॉपिक्स में बताऊंगा, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ज्वालामुखी। आज ज्वालामुखी वाले टॉपिक में हम कुछ जो जो चीजें देखने वाले हुए हैं। पहले बार सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये देखेंगे। उसके बाद में ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, मेकिंग प्रोसेस क्या होती है ज्वालामुखी की। बाकी देख लीजिए, ज्वालामुखी को इंग्लिश में वोल्केनो बोलते हैं। नाम से ही कुछ पता चल रहा होगा, ज्वालामुखी, मुख, ऐसा मुख जिससे ज्वाला निकल रही हो। चलो आगे देखते हैं डेफिनेशन के साथ में। फिर प्रमुख शब्दावलियां देखेंगे। कुछ एक शब्दावलियां होती हैं ज्वालामुखी से रिलेटेड, जैसे कि आपने सुना हो क्रेटर, कैल्डेरा, गीजर, इस तरीके की कुछ एक शब्दावलियां हैं। उसके बाद में ज्वालामुखियों के कितने प्रकार हैं ये देखेंगे, और विश्व में कहाँ कहाँ पर कितने प्रकार की ज्वालामुखियां स्थित हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं उनके नाम याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वो पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में कुछ स्पेशल बातें ज्वालामुखी से रिलेटेड, और पुरानी ईयर्स में ज्वालामुखी से पूछे गए क्वेश्चंस जो पुरानी ईयर्स में पूछे गए हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी ज्वालामुखी का बेसिक कैसे ज्वालामुखी निकलते हैं ये समझना होगा आपने। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं परिभाषा से। हिंदी के शब्द बहुत आसान होते हैं। ज्वालामुखी, ऐसा मुख जिससे कि ज्वाला निकल रही हो, बस इतना आसान तरीके से इसकी परिभाषा हो गई। लेकिन बाकी आप इस तरीके से देख लीजिए, जो भी मेन डेफिनेशन होती है वह है छिद्र या दरार, मुख बोल सकते हो आप। वह छिद्र या दरार जिसके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक भाग से गर्म लावा, ये जो हॉट मैग्मा बोलेंगे, राख, गैस, जलवाष्प आदि पृथ्वी की बाहरी सतह पर आते हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। लास्ट लेक्चर में जब मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई थी, तब मैंने आपको बहुत जोर देकर के बोला था कि आप इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को याद कर लो, ये आगे आने वाले समय पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब मैं उसे दोबारा से रिवाइज कराता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, मैंने बताया था कि ये अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी की जो ऊपरी ऊपरी सतह होती है उसे बोलते हैं क्रस्ट। ये ऊपरी ऊपर की जो 20-25 किलोमीटर की होती है, इसे बोलते हैं क्रस्ट। और पृथ्वी की त्रिज्या जो मैंने बताई थी वो 6400 किलोमीटर बताई थी, 6400 किलोमीटर। क्रस्ट के बाद में आता है, क्रस्ट को मैंने बताया था ये ठोस होती है। क्रस्ट के बाद में आता है मेंटल। मैंने बताया था कि मेंटल जो होता है वो गाढ़े द्रव के जैसे होता है। एक बार आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लेना। और ये मेंटल जो होता है वो ये वाला क्षेत्र, ये पूरा यहाँ से लेके ये जगह से लेके यहाँ तक का, ये मेंटल मैंने बताया था। गाढ़ा लावा होता है इसके अंदर, गाढ़ा द्रव यानी लावा। और लावा को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्मा, मैग्मा। ठीक है, इस तरीके से होता है। और उसके बाद में मैंने बताया था कि आंतरिक जो कोर होता है, आंतरिक भाग होता है, कोर वो ठोस होता है। ये मैग्मा जो होता है वो द्रव जैसा होता है। अब देखिए, ये दूसरा वाला हुआ मेंटल, पहला वाला हुआ, ये वाला क्या हुआ, पहले हुई क्रस्ट, पहला हुआ क्रस्ट, दूसरा वाला हुआ मेंटल जो कि गाढ़ा द्रव है, और तीसरा वाला हुआ ठोस यानी आंतरिक कोर। अब होता क्या है कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है, अगर उसमें कहीं पे दरार हो जाती है, दरार होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन दरार हो गई मान लेते हैं, पृथ्वी में कहीं छेद हो गया, तो ये छेद होने के कारण ये जो द्रव जैसा लावा है ये ऑटोमेटिक बाहर निकलने लग जाता है। इस तरीके से ये बाहर निकलने लग जाता है, और बाहर निकलता है, ज्वाला है, लावा है, लावा यानी मैग्मा है, वो बाहर निकलता है, ज्वाला और मुख से बाहर निकलता है, तो इसलिए उसे ज्वालामुखी। जैसे ये बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद इस तरीके से फैलने लग जाएगा। शुरुआत में कम फैलेगा, बाद में धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, दूरा क्षेत्र बढ़ता जाएगा उसका। तो शुरुआत में तो ये छोटा सा भाग कवर करेगा, लेकिन जैसे जैसे निकलता जाएगा वो फैलता जाएगा, क्योंकि द्रव जैसा है, धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। बाद में चट्टानें भी बनती जाएंगी, पठारे भी बनेंगे। लेकिन ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, पृथ्वी की जो दूसरे नंबर की परत है मेंटल, उसके अंदर से मैग्मा, लावा, एक ही बात है, लावा को इंग्लिश में मैग्मा बोलते हैं, उसके अंदर से मैग्मा निकल के पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तो उससे ज्वालामुखी कहते हैं, उस प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको परिभाषा भी समझ में आ गई होगी, ज्वालामुखी कैसे बन रहा है ये भी समझ में आ रही होगी, आंतरिक भाग से निकल के आ रहा है ऊपर की साइड में। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। ज्वालामुखी को जो दूसरे प्रकार जो नाम है, ज्वालामुखी को वोल्केनो तो बोलते हैं, इसे प्रकृति का सुरक्षा कवच भी बोलते हैं। प्रकृति का सुरक्षा कवच इसलिए कि अंदर जो लावा भरा पड़ा हुआ है, अगर वो निकलेगा नहीं, अगर ज्वालामुखियों के माध्यम से नहीं निकलेगा तो एक विस्फोट के साथ में निकलेगा अचानक से, तो उससे मतलब नुकसान होने की संभावना होती है। तो सबसे बेटर ये है कि अगर ज्वालामुखियों के द्वारा वो लावा निकल जाता है तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए प्रकृति का सुरक्षा कवच भी ज्वालामुखी को बोला जाता है। आगे बात करते हैं कैसे, कैसे का मैं अभी
अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। दूसरा टॉपिक मैंने बताया था कि कैसे बनता है ज्वालामुखी। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में दूसरा भाग मैंने मेंटल बताया था, जिसमें बताया था गाढ़ा द्रव होता है। गाढ़ा द्रव क्या है? लावा। लावा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्मा। देख लीजिए इधर की साइड में मैंने मैप बनाया हुआ है। ये पहला भाग क्रस्ट, दूसरा भाग जो है मेंटल, और तीसरा भाग जो है अपना कोर। कोर तो हो गया ठोस, लेकिन ये मेंटल जो है, ये मेंटल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो बड़ा हुआ है लावा, वो लावा अगर छिद्र के माध्यम से बाहर निकल के आ जाता है तो उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी कैसे बनता है, ये दोनों चीज आपकी समझ में आ गई। अब आते हैं तीसरे पॉइंट। ज्वालामुखी के अंदर कुछ शब्दावलियां यूज की जाती हैं जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं। देखते हैं ज्वालामुखी नली। ज्वालामुखी नली क्या होगी? आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। ये जो नदी है, आप इस नदी को देख रहे होंगे, ये वाली नदी, ये ज्वालामुखी नदी है। इस तरीके से आ रहा है, आप मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ रहा होगा ये नदी क्या है, ये ज्वालामुखी नदी। तो मेरे हिसाब से ज्वालामुखी नदी समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद में ज्वालामुखी छिद्र। इस पूरे छिद्र, कोई प्रोसेस, कोई एक ही बात है, नली या ज्वालामुखी छिद्र। इस पूरे छिद्र को, यहाँ के बिंदुओं को बोलते हैं कि यहाँ से निकल के आ रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं ज्वालामुखी छिद्र। दोनों एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं शंकु ज्वालामुखी। शंकु ज्वालामुखी और क्रेटर ये दोनों एक ही शब्द हैं। शंकु का मतलब होता है कीप नुमा आकार। कीप इस तरीके से होती है, आप जो अपना कीप जानते ही होंगे। अगर किसी चीज को डीजल वगैरह अगर या मिट्टी का तेल वगैरह अगर किसी छोटी सी बोतल में डालना है तो उसके लिए इस कीप नुमा आकार का यूज किया जाता है। तो ज्वालामुखी भी देखिए इस तरीके का होता है। अगर छोटा होता है तो इस तरीके का होता है, यहाँ से निकल के आ रहा है मैग्मा, और मैग्मा इस तरीके से फैलने लग जाता है बाहर की साइड में। तो यहाँ पे एक कीप नुमा आकृति बन जाती है। ये बन रही है ना कीप नुमा आकृति, तो इसे बोला जाता है क्रेटर या ज्वालामुखी कीप। इस आकृति को आप इस तरीके से अगर मैं वो लगा देता हूँ तो ये कीप जैसी बन जाती है। तो इसमें शंकु ज्वालामुखी बोलते हैं या क्रेटर बोलते हैं। मेरे हिसाब से ये भी समझ में आया होगा। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत बोल लो या छोटी सी पर्वत श्रृंखला, हाँ छोटी सी चट्टान भी बोल सकते हैं। ज्वालामुखी के कारण ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी के कारण ये जो अदर की साइड में मैग्मा फैलता जाता है, धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा तो यहाँ पे चट्टान सी बन जाने लग जाएगी। जो ठंडा हो जाएगा वो ठोस हो जाएगा। ठोस होने के बाद में वो चट्टान जैसा बन जाएगा, तो इसे ज्वालामुखी चट्टान या ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। आगे मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा। ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे इस पर चट्टान बनती जाएगी और ज्वालामुखी एक तरीके से पर्वत कहलाएगा। ठीक है, क्रेटर में बता चुका हूँ, ये क्रेटर होता है। शंकु, कालडेरा। कालडेरा ऐसा है कि ये जो अपना ये कीप बनी है अपनी ज्वालामुखी की, जो अपना शंकु बना है, अगर ये शंकु नीचे की साइड में धंस जाता है तो ये बड़ा हो जाता है। इस तरीके से नीचे की साइड अंदर में चला जाता है तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। इसके आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा ज्वालामुखी। अभी तक तो कीप इतना था, लेकिन ये कीप नीचे धंस जाएगा तो इस तरीके से इसका आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कालडेरा। कालडेरा भी क्रेटर का बड़ा रूप है, एक तरीके से ज्वालामुखी का बड़ा रूप कालडेरा। गीजर। गीजर आप जो नहाने के लिए पानी वगैरह यूज करते हैं, तो गर्म पानी अगर आपको करना है, ठंडा पानी है और उसे आपको गर्म करना है, तो गीजर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे अंदर से ज्वालामुखी के कारण वहां का ऊपर का जो पानी है वो गर्म निकलता है। ऊपर की साइड में जो पानी निकलता है गर्म गीजर की तरह निकलता है, तो उन्हें गीजर बोला जाता है। कारण क्या है? नीचे की साइड में ज्वालामुखी होना, तो उन्हें गीजर बोला जाता है बहुत सारी जगह। तो गीजर तो बस आप याद रख लेना, गर्म पानी का बाहर की साइड में निकलना, बहुत ज्यादा गर्म, ऐसे नहीं नॉर्मल गर्म नहीं, बहुत ज्यादा गर्म होता है। 50 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है, तो वो गीजर होता है। और धुआंरे अगर वैसा होता है जब ज्वालामुखी अपनी अंतिम अवस्था पे होता है, तो विस्फोट के साथ में यहाँ से जलवाष्प, धुआं, राख एक साथ में बाहर निकलने लगते हैं इस तरीके से, ऊपर की तरफ बारिश से चलने लगते हैं, तो उसे बोलते हैं धुआंरे बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये प्रमुख शब्दावली समझ में आई। ज्वालामुखी नली, जिस नली से होकर के बाहर निकल रहा है। ज्वालामुखी चित्र, यार ये वाला चित्र। ज्वालामुखी कीप, इस तरीके से कीप बन जाती है तो उसे ज्वालामुखी कीप। अगर ये कीप बड़ी हो जाती है तो उसे बोला जाता है कालडेरा। और क्रेटर अगर बड़ा हो जाता है या कीप बड़ी हो जाती है उसे बोला जाता है कालडेरा। और उसके अलावा ज्वालामुखी पर्वत, अगर यहाँ से ज्वालामुखी का जो मैग्मा है वो बाद में ठंडा होने लगता है तो चट्टान बन जाती है, तो उसे ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। और गीजर मैंने बताया था गर्म पानी का निकलना। और धुआरे, धुआरे मैंने बताया था एक साथ में राख का, वाष्प का ऊपर की साइड में 20-20 फुट ऊंचाई की साइड में उठ जाना, ये धुआरे कहलाता है। अब बात करते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। आपने सुना ही होगा इस सब के बारे में। वोल्केनो 3 प्रकार के होते हैं और आसान भी है याद करना, इतना ज्यादा टफ नहीं है। वोल्केनो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सक्रिय, यानी कि इस समय उसमें से आग निकल रही है। दूसरा होता है सोता हुआ, यानी प्रसुप्त, यानी सो रहा है, अभी कोई गारंटी नहीं है कब जग जाए, यानी सक्रिय हो जाए। हो सकता है आने वाले 1 साल में सक्रिय हो सकता है 10 साल में जग जाए, वो हो सकता है 100 साल में जग जाए। यानी प्रसुप्त है, यानी सो रहा है अभी, डोरमेंट बोलते हैं। सक्रिय को बोलते हैं एक्टिव, और प्रसुप्त को बोलते हैं डोरमेंट, यानी अभी सो रहा है, हो सकता है आगे आने वाले समय में वो जाग जाए। और तीसरा होता है डेड, ये किसी पुराने समय पे एक्टिव रहा था लेकिन अब ये मृत हो गया है, अब इसके अंदर से मैग्मा निकलना बंद हो गया है। तो जो डेड हो जाते हैं उनके जो कीप होती है उनमें पानी भर जाता है तो झील भी बन जाती है। कीप जो होती है अगर डेड हो गए तो पानी के उसमें भर गया तो झीलें बन जाती हैं। अपना नक्की झील अगर आपने एग्जाम्पल सुना हो,
नक्की झील माउंट आबू वाली। अगर वैसे तो बताया जाता है कि पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि नाखूनों से बनाई गई थी, लेकिन वो पौराणिक कथाओं को छोड़ के हम भूगोल भूगोल पर बात करते हैं। नक्की झील किसी समय से वहां से ज्वालामुखी निकलता था। अब वो ज्वालामुखी क्या हो गया है, डेड हो गया है, मृत हो गया है। अब उसमें से ज्वालामुखी नहीं निकल रहा है, तो उसका जो पूरा क्षेत्र नीचे वाला भर गया इस तरीके से, यहाँ से पूरा का पूरा पठार से भर गया। अब ये ऊपर वाला क्षेत्र जो केप बोल सकते हो, उसे क्रेटर बोल सकते हो, ये खाली हो गया। अब इस खाली में अगर ऊपर से बारिश आ जाती है, बारिश होने के बाद में ये पूरा का पूरा बढ़ जाता है, तो क्या बन गई, झील बन गई। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं झील के, आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दो दो आपको समझ में आया, पहला हुआ सक्रिय, दूसरा हुआ प्रसुप्त, और तीसरा हुआ मृत यानी सो मर गया। अभी उसमें से कोई ज्वालामुखी नहीं निकल रहा है, और आगे आने वाले समय पर भी कोई चांस नहीं है उसमें से ज्वालामुखी निकलने के लिए। तो इनके एग्जाम्पल याद करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार इधर देख लीजिए, सक्रिय को एक्टिव वोल्केनो बोलेंगे, यानी सक्रिय ज्वालामुखी। कुछ एक नाम याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कुछ एक। बाकी तो 500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, 500 से ज्यादा सुप्त और जो डेड हैं उनकी तो पता ही नहीं कितने हैं, लेकिन 500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी मिल चुके हैं। तो उन 500 को तो नाम याद कर ही नहीं सकते, लेकिन 3-4 इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वाधिक सक्रिय कौन है, जिसमें से सबसे ज्यादा मैग्मा निकलता हो, सबसे ज्यादा मैग्मा निकलता हो, यानी सर्वाधिक सक्रिय। तो एक किलायू नाम का एक ज्वालामुखी है, किलायू ज्वालामुखी, वो सर्वाधिक सक्रिय माना जाता है। तो विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हुआ, किलायू ज्वालामुखी। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो उसका आंसर आपको देना है किलायू, ठीक है, पहला ये हुआ। उसके बाद में बात करते हैं, हाँ ये तो ज्वालामुखी होगा। एक क्षेत्र भी होता है कि वो एक क्षेत्र जहां पे बहुत ज्यादा ज्वालामुखी निकलते हो। तो अभी इधर देख लीजिए, बस प्रशांत महासागर वाला जो क्षेत्र है अपना, इधर की साइड वाला और इधर की साइड वाला प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र जो है, वहां पे बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, यानी एक्टिव वोल्केनो इस समय प्रेजेंट हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसको पूरे क्षेत्र में एक तरीके से आग लगी हुई है, तो उसे बोला जाता है उसे बोला जाता है रिंग ऑफ फायर, यानी अग्नि वलय। तो मैं अभी मैप में आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बस एक याद रखना, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायू है। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों वाला क्षेत्र कौन सा है, प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र। अब करते हैं एक इंपॉर्टेंट की बात, एक कोटापेक्सी नाम से इक्वाडोर में एक ऊंचाई पर स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी। तो विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, कोटापेक्सी, इक्वाडोर, अपने दक्षिणी अमेरिका में। मैं मैप में बनाऊंगा, अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है। ऐसे ही करके एक स्ट्राम्बोली नाम की एक जगह है, स्ट्राम्बोली नामक एक ज्वालामुखी है, जो कि इटली के पास में एक छोटा सा द्वीप है, उस पर वहां पे ज्वालामुखी है, वो सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली जो है भूमध्य सागर के नीचे की साइड में, मैप में अभी दिखाने वाला हूँ, तब तक नाम याद रखिए। स्ट्राम्बोली जो है वो भूमध्य सागर में है, और इसलिए वहां पे अगर आग निकल रही है, मैग्मा निकल रहा है, लावा निकल रहा है, तो उजाला तो हो ही रहा होगा। तो उसे अगर दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रकाश स्तंभ यानी लाइट जल रही है, तो इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। बाकी इंडोनेशिया में बहुत सारे छोटे छोटे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, लेकिन 3-4 पॉइंट तो आप याद रखना, किलायू सर्वाधिक सक्रिय, कोटापेक्सी सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय। सर्वाधिक सक्रिय और सबसे ऊंचाई दोनों में अंतर है। किलायू जो है वो सबसे ज्यादा आग निकालने वाला है, लेकिन ऊंचाई पर कोई सक्रिय ज्वालामुखी है, वो आग ज्यादा नहीं निकल रहा है लेकिन सक्रिय है, तो कौन सा है, कोटापेक्सी। स्ट्राम्बोली जो है भूमध्य सागर में, और सर्वाधिक सक्रिय जो क्षेत्र है वो प्रशांत महासागर। उसके बाद बात करते हैं प्रसुप्त, प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी जो सो गए आने वाले 10, 20, 100, 50 साल टाइम आने पर पता चलेगा, उतने समय पे वो जाग सकते हैं। तो फुजियामा नाम से एक ज्वालामुखी है, जो कि अपने जापान में है, वो प्रसुप्त है। उसके चांस है कि आने वाले 10-20 साल में वो जाग जाए। अगर कोई भूगर्भ हलचल होती है तो हो सकता है वो जाग सकता है। उसके बाद में मोना लोआ नाम से एक हवाई द्वीप यूएसए में, मैं अभी आपको मैप में बताने वाला हूँ। तो वो भी एक प्रसुप्त सोता हुआ ज्वालामुखी है इस समय, लेकिन जागने के चांस है उसके, ठीक है। अपने इंडिया में अंडमान निकोबार पे नारकोंडम द्वीप नाम की एक जगह है, वहां पे भी प्रसुप्त ज्वालामुखी मिलते हैं, ठीक है। तीसरा जैसे मैंने बताया था मृत ज्वालामुखी, तो मृत ज्वालामुखी के सिर्फ 2 नाम याद रख लेना, बाकी चिंबारे जो इक्वाडोर में है, और किलिमंजारो आप जानते हो तंजानिया में, ठीक है। तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और डेड यानी मृत ज्वालामुखी, ठीक है। अब इन सभी ज्वालामुखियों को मैं वर्ल्ड के मैप पे लोकेट कराता हूँ। यहाँ मैंने वर्ल्ड का मैप बनाया हुआ है, परमानेंट मार्कर से बनाया हुआ है, और मैंने वहां पे 3 अलग अलग रंगों से अलग अलग प्रकार के ज्वालामुखियों को, देखो लाल रंग से मैंने सक्रिय ज्वालामुखियों को किया है, ब्लू रंग से मैंने अपने प्रसुप्त यानी सोते हुए किया है, और काले रंग से अपने डेड्स को किया है, ठीक है, जो मर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लाल रंग वालों को देखते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल बताया था स्ट्राम्बोली जो है अपने इटली में है, भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में इटली के पास में यहाँ पे एक द्वीप है छोटा सा, वहां पे स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। तो अगर कोई इधर की साइड से इसे देखेगा, यहाँ से देखेगा, तो ऐसा लगता है कि कोई प्रकाश स्तंभ है, यानी कोई उजाला कर रहा है कोई चीज, यानी टॉर्च जल रही है। तो इसे इसलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, कौन सा, स्ट्राम्बोली, इटली के पास में स्थित है।
दूसरा मैंने बताया था कोटापेक्सी। कोटापेक्सी इक्वाडोर पे, लेकिन ये ऊंचाई पर स्थित है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये कोटापेक्सी, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था कि इधर की साइड में ये जो अपना प्रशांत महासागर है, इधर वाला और इधर वाला, प्रशांत महासागर, पृथ्वी अपनी गोल है, आपको पता ही है, 360 डिग्री में अपने मैप में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करा चुका हूँ। यहाँ भी प्रशांत महासागर है और यहाँ भी प्रशांत महासागर है, दोनों साइड में। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से आग लगी हुई है तो पूरे प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में, तो इसलिए उस प्रशांत महासागर के पूरे एरिया को बोला जाता है रिंग ऑफ फायर, यानी अग्नि वलय। एक पूरे वलय जैसी आकृति में पूरे में अग्नि वलय, बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। तो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी किस वाले क्षेत्रों में मिलेंगे, अपना कौन सा हुआ, ये प्रशांत महासागर, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक और एग्जांपल बताया था, मैंने बोला था कि यहाँ पे इंडोनेशिया के पास में भी बहुत सारे छोटे छोटे सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन उतना ज्यादा ध्यान मत रखना, मैंने बताया था इतने नाम है, वो जितना तुम याद कर सको तो कर लेना, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, विकिपीडिया पे सर्च कर लेना एक्टिव वोल्केनो नाम से या सक्रिय ज्वालामुखी नाम से। दूसरा अब बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो सो चुके हैं, हो सकता है आने वाले 10-20 सालों में जाग जाए। सबसे पहले मैंने बताया था यहाँ पे फ्यूजियामा में, फ्यूजियामा जापान के पास में, ये जापान देश है इधर की साइड में, चीन से इधर की साइड में, यहाँ पे फ्यूजियामा नामक एक ज्वालामुखी है जापान में, वहां पर प्रसुप्त है, हो सकता है जाग जाए। फ्यूजियामा नामक जगह पे कुछ समय पहले एक परमाणु संयंत्र में विस्फोट भी हो गया था, वो बहुत बड़ी घटना थी, सुनामी आने के कारण विस्फोट हुआ था परमाणु संयंत्र में, तो वो जापान की एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। उसके पास में ही एक ज्वालामुखी है वहां पे, तो फ्यूजियामा आप याद रखना, सोता हुआ ज्वालामुखी, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था यहाँ पे इधर की साइड में ये जो जगह है इसे बोला जाता है मोना लोआ ज्वालामुखी, और ये हवाई द्वीप है यूएसए का। यूएसए का मतलब ये वाला यूएसए, यहाँ पे, यहाँ ऊपर तो है अपना कनाडा, नीचे की साइड में है मैक्सिको, बीच में यूएसए। यूएसए के पूरे विश्व में बहुत सारी जगह द्वीप हैं, बहुत सारी जगह, आगे मैं आपको बताऊंगा। यूएसए और अपना इंग्लैंड, इन दोनों के विश्व में, पूरे विश्व में बहुत सारी जगह पे छोटे छोटे द्वीप हैं, तो ऐसे ही उनमें से एक द्वीप यहाँ पे भी है, और वो हवाई द्वीप वो किसके कब्जे में है, वो यूएसए के कब्जे में है, तो वहां पे मोना लोआ ज्वालामुखी है। तो आपको याद रखना है ये प्रसुप्त प्रकार का ज्वालामुखी है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि सोते हुए में अपना इंडिया का भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अंडमान निकोबार के आसपास में, ठीक है। उसके बाद में मैंने मृत में, तो बस एक इंपॉर्टेंट याद रख लेना, किलिमंजारो तंजानिया में ये वाला मृत ज्वालामुखी है, ठीक है। तो इस तरीके से विश्व मैप में मैंने आपको प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में बता दिया है। बाकी इंटरनेट पे सर्च करके और आप यदि रट सकते हो एग्जाम्पल्स के आधार पे, तो वो आप रट लेना, ठीक है। अब कुछ ज्वालामुखी से रिलेटेड प्रमुख जो तथ्य हैं जो इसमें पूरे में बता नहीं पाए, उनमें आपको बता देता हूं। एक सिद्धांत आपने नाम सुना होगा जिसे बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये आगे आने वाली है। अभी इतना बता देता हूं, जैसे कि मैंने अपना जो पृथ्वी के 3 भाग, पहली परत जो बताई थी वो क्रस्ट बताई थी, दूसरी जो बताई थी मेंटल बताई थी। बस इतना याद रख लो, पृथ्वी की जो क्रस्ट है, क्रस्ट वाला ऊपर ऊपर वाला भाग जो है, ये छोटी छोटी प्लेटों में बटा हुआ है। जैसे ये इधर वाली, ये वाली प्लेट अलग, ये वाली प्लेट अलग, ये वाली प्लेट अलग, इस तरीके से प्लेटों में टूटा हुआ है। और ये सभी जो प्लेट है नीचे क्या है, द्रव, द्रव पे तो तैरेंगे ही ना, द्रव पे तो तैरने ही वाली हैं, तो नीचे जितना द्रव है उस पे तैर रही है ये सभी प्लेटें। बस इतना याद रख लो, अगला लेक्चर जब मैं बनाऊंगा तो प्लेट टेक्टोनिक पे स्पेशल बनाऊंगा एक अलग टॉपिक से, ठीक है। तो बाकी अपना भूकंप और वो चट्टानें चलेंगी, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक पे एक अलग लेक्चर बनाना पड़ेगा 20-25 मिनट का, ठीक है। तो ये आगे आने वाले समझेगा, लेकिन अभी इतना समझ लो, ये प्लेट टेक्टोनिक के कारण भी ये इंपॉर्टेंट है कि नीचे से, यहाँ से मेंटल से ज्वालामुखी निकल रहा है। दरारें सबसे ज्यादा पूरे, अगर जहां पे भी सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है वहां पे एक तरीके से छिद्र है, वो ज्यादातर 80% एरिया ऐसे हैं जहां पर प्लेटें टूटी हुई हैं वहां पर, ठीक है। अगला बात करते हैं क्रेटर झील। मैं बता चुका हूँ क्रेटर झील यानी जब ज्वालामुखी सो जाता है तो जो ऊपर का कीप नुमा, शंकुनुमा आकार होता है, उसमें अगर बारिश का पानी बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं क्रेटर झील। क्रेटर झील के एग्जाम्पल याद कर लेना, टिटिकाका झील आप जानते हो दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद में लोनार झील अपने महाराष्ट्र में, और नक्की झील अपने राजस्थान में। अगर झील बड़ी है, वो उसका क्रेटर अगर बड़ा हो गया, तो मैंने उसका नाम बताया था काल्डेरा। जापान में आसो नामक जगह है, वहां पे काल्डेरा प्रसिद्ध है। देखो ज्वालामुखी छिद्र और ज्वालामुखी दरार दो शब्द अलग अलग हो गए। ज्वालामुखी छिद्र का मतलब हुआ कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये अपनी क्रस्ट है, उसके नीचे अपना मेंटल है, एक छोटे से हिस्से में होकर के यहाँ से इस तरीके से कि ज्वालामुखी बाहर निकल रहा है, ये होता है ज्वालामुखी छिद्र। और दरार का मतलब हो गया कि पूरा लंबा रेंज, इस तरीके से पूरे लंबे रेंज में दरार पड़ गई है पूरी पृथ्वी पर, और उस पूरी दरार में से ही मैग्मा बाहर निकल के आ रहा है, यानी एक पूरी दरार पड़ गई पृथ्वी पर। छिद्र का मतलब छोटा सा एक नली नुमा आकार, लेकिन दरार अगर पड़ जाती है और उसमें से अंदर से मैग्मा अगर निकल के आता है, तो वो मैग्मा ज्यादा मात्रा में आएगा, ज्यादा मात्रा में आएगा तो जल्दी जल्दी से बाहर फैलेगा, और बाहर फैलते फैलते एक नए पठार का निर्माण कर लेता है जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे अपना दक्कन का पठार ऐसा ही दक्कन का पठार जो है माना जाता है कि ज्वालामुखी दरार के कारण बना है, ठीक है। और अपना मालवा का पठार वाला जो क्षेत्र है वो भी माना जाता है कि ज्वालामुखी दरार के कारण बना है। तो इस तरीके से हमने ज्वालामुखी की सारी चीजें देख ली थी। सबसे पहले हमने देखा ज्वालामुखी परिभाषा क्या है, यानी ऐसा मुख जिससे ज्वाला निकल रही है, ज्वाला यानी लावा, लावा यानी मैग्मा,
ठीक है। उसके बाद में मैंने बात की थी कि ज्वालामुखी कैसे बनता है। कैसे बनने का मतलब हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भाग हैं, पहली क्रस्ट, दूसरी मेंटल, तीसरी कोर। मेंटल में लावा भरा हुआ है, गाढ़ा द्रव भरा हुआ है, गाढ़ा लावा भरा हुआ है। अगर क्रस्ट में कहीं छेद हो जाता है, ठीक है, तो वो जो लावा है वो पृथ्वी की सतह पर बाहर आ जाता है। इसी प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने कुछ शब्दावलियां बताई थी, क्रेटर, कार्डेरा, तो इस तरीके से शब्दावलियां बनाई थी। उसके बाद में 3 प्रकार के मैंने ज्वालामुखी बताए थे। पहला बताया था कि सक्रिय यानी एक्टिव है, दूसरा बताया था कि मैंने अभी वो सो रहा है, जाग सकता है यानी प्रसुप्त यानी डोरमेंट है, तीसरा बताया था यानी वो मृत है, मर गया है यानी डेड ज्वालामुखी। उसके बाद में हमने मैप में देखा था कि कहाँ कहाँ पे प्रमुख ज्वालामुखी बताए, अपना भूमध्य सागर पे स्ट्राम्बोली बताया था। उसके अलावा मैंने कोटापेक्सी इक्वाडोर में बताया था सक्रिय ज्वालामुखी। उसके बाद में प्रमुख प्रमुख बिंदु देख लिए, और ये कुछ झीलें जो क्रेटर निर्मित हैं, ठीक है। अब हम पुराने ईयर्स में कुछ सवाल पूछे गए हैं, उन्हें डिस्कस कर लेता हूं मैं आपके साथ में। बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो मैं पहला सवाल पूछता हूं आपसे, ज्वालामुखी की सक्रियता किस देश में सर्वाधिक पाई जाती है। तो मैं आपको मैप लगाता हूं पहले तो, ये मैप मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। ज्वालामुखी की सक्रियता किस देश में सर्वाधिक, अब देश का नाम पूछा है तो देखिए जहां क्षेत्र होगा ना, जैसे कि मैंने बताया था ज्वालामुखी की सक्रियता जो सर्वाधिक पाई जाती है वो अपने इधर, ये अपना कौन सा सागर हुआ, प्रशांत महासागर हुआ, यहाँ पे पाई जाती है। अगर देश का नाम पूछा जाए तो ये जापान का आंसर देना पड़ेगा आपको। जापान के पास में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फिलीपींस देश भी है, अगर और फिलीपींस ऑप्शन दिया है तो फिलीपींस लगा सकते हो। दोनों ऑप्शन वो कभी देगा नहीं, जापान देगा या फिलीपींस देगा। तो जापान के पास में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये अपना एसएससी 2011 का सवाल है। उसके बाद में दूसरा सवाल, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। यूपीपीएससी 2009 का सवाल है। तो इस नाम से सर्वाधिक सक्रिय यानी उसमें से बहुत ज्यादा मैग्मा बाहर निकल के आता है। उसके बाद में बात की थी, सवाल है अपना आरआरबी छत्तीसगढ़ में भी आया, आरआरबी एएसएम में आया है, और डबल जी 2004 में आया है। कोटापेक्सी ज्वालामुखी कहां पर स्थित है। कोटापेक्सी ज्वालामुखी कहां पर स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है। उसके बाद में अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर नीचे द्रवीभूत शेल क्या कहलाता है। जो नीचे की साइड में द्रवीभूत यानी लिक्विड के रूप में बना हुआ है, अभी मैंने बताया था गाढ़ा द्रव वो क्या है, वो अपना मैग्मा है। मेंटल के अंदर मैग्मा है यानी लावा है, तो वो अपना मैग्मा कहलाता है। उसके बाद में पूछा है, मोना लोआ किस ज्वालामुखी का उदाहरण है। मोना लोआ, मोना लोआ अपना हवाई द्वीप पर स्थित है, और मैंने उसमें बताया था प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी अभी सो रहा है। हवाई द्वीप यूएसए के अंदर आता है, तो मैंने उसे ब्लू रंग में बनाया था, देख लीजिए इधर की साइड में होगा। मोना लोआ हवाई द्वीप यूएसए में, यूएसए के अंडर में आता है, ठीक है। तो मोना लोआ प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। यह बीपीएससी 1994 का सवाल है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी मैंने बताया था, वही है अपना विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटापेक्सी, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा हुआ, कोटापेक्सी। उसके बाद में अगला बात करते हैं, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील का निर्माण होता है। ज्वालामुखी अगर गतिविधियां हैं, अगर ज्वालामुखी मर गया है, डेड हो गया है, तो उसके बाद में उसमें पानी भर जाता है, तो किस प्रकार की झील बनती है, क्रेटर झील बनती है। अगर वो ज्वालामुखी धसा हुआ है, नीचे की साइड में क्रेटर धस जाता है, तो काल्डेरा झील बन जाती है। तो आंसर आपको देना पड़ेगा क्रेटर झील। अगर काल्डेरा दिया है तो भी आपको क्रेटर देना है, सिर्फ काल्डेरा दिया हुआ है, क्रेटर नहीं दिया हुआ है, तो आप काल्डेरा आपको आंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्रेटर यानी ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं। ज्वालामुखी जो छिद्र होते हैं वो किस आकृति के होते हैं, ये कौन सी आकृति है, कीपाकार है, कीप के जैसी यानी, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी चित्र जो है वो कीपाकार यानी शंकु आकार होते हैं, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है। सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला, सक्रिय ज्वालामुखी वाला, और ये वाला क्षेत्र जो मैं आपको बता चुका हूँ, कौन सा क्षेत्र है ये, प्रशांत महासागर वाला। अगर देश पूछ लिया जाए तो जापान या फिलीपींस। जापान दिया हो तो जापान आंसर आपको लगाना है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ मिलते हैं, जापान के पास में, ठीक है। और सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र कौन सा है, अपना प्रशांत महासागर का। इसमें पूछा हुआ है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है। एल मिस्टी, अब ये एक्स्ट्रा पूछ लिया जिसमें से मैंने नहीं बताया, उससे अलग पूछा है। तो एल मिस्टी ज्वालामुखी जो है वो अपना पेरू में है। पेरू, चिली जो अपने दक्षिणी अमेरिका में है। पेरू इधर की साइड में, यहाँ पे है इस जगह पे पेरू, ठीक है। तो पेरू में है अपना एल मिस्टी ज्वालामुखी। तो ये आप याद रख लेना, बाकी इतने सारे नाम याद नहीं रख सकते, मैं खुद याद नहीं रख पाता हूं, तो आपसे मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अगला सवाल है, किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है। किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ ज्वालामुखी। मैंने बता चुका हूं, ज्वालामुखी कोई प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है। अगला सवाल, किस प्रकार के ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं। सबको पता है, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी, जागृत जो जागा हुआ है उसमें से उद्गार होते रहते हैं। उसके बाद अगला सवाल, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है। ये एक नया शब्द है, मैं अपनी शब्दावलियों में से नहीं बता पाया। पहले अश्रु एक नाम का नया शब्द है,
जब ज्वालामुखी से शुरुआत होती है, जब ज्वालामुखी से उद्गार, उस छिद्र से उद्गार होने लगता है मैग्मा का, तब उसमें शुरुआती कंडीशन को बोला जाता है पहले अश्रु। तो ये आप याद रख लेना एक्स्ट्रा बिंदु से। क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो ये अपना ज्वालामुखी से संबंधित है, क्रेटर तथा काल्डेरा। तो इस तरीके से हमने ज्वालामुखी से रिलेटेड सारे बिंदुओं को कवर कर लिया है और पुरानी ईयर्स में पूछे गए सवालों को भी देख लिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि ज्वालामुखी कैसे बन रहा है। अपना फिजिकल ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि कैसे। मैंने बताया था ना, फिजिकल ज्योग्राफी अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें आप क्यों पूछना सीखो, कैसे और क्यों। तो हमने कैसे भी का आंसर दिया, उसके बाद में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी साथ में पढ़ी, यानी कि पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है। तो मेरे हिसाब से आपको ये ज्वालामुखी वाला लेक्चर समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो राम राम साहब और धन्यवाद।